हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो क्या आप रेडी हैं आज की क्लासेस को पढ़ने के लिए। इसके पहले मैंने जितने भी वीडियोस अपलोड किए हैं आप उसको अच्छे से देखिए। नहीं समझ आता है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। उसके बाद आज की वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। कल मैंने आपको क्या बताया था बच्चों, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ बताई थी और बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ बताई थी, याद है ना। अंतःस्रावी ग्रंथियों में हमने क्या पढ़ा था, याद करिए। ऐसी ग्रंथियाँ जिनमें क्या होता है, नलिकाएं नहीं होती हैं, जो कि हार्मोन का स्रावण कहाँ करती हैं, सीधे रक्त में करती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कहते हैं। और जो बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ हैं उसमें जो है नलिकाएं होती हैं और वो अपना जो स्रावण होता है वो डायरेक्ट रुधिर में नहीं करती हैं। यही तो हमने पढ़ा था ना। और मैंने कहा था आपसे कि जो अगली वीडियो होगी उसमें हम क्या पढ़ेंगे, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो हैं उनसे कौन कौन सा हार्मोन निकल रहा है, उसको जो इम्पॉर्टेंट है आपसे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं उसको पढ़ेंगे। चलिए अब हम रेडी हैं। उसके बाद जो फिजिक्स की वीडियो अपलोड हो रही है आप उसको साथ साथ में पढ़ते चलिए। कोई भी दिक्कत होती है तो आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। चलिए और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलो अब हमें पढ़ना है पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन। इससे लगभग 13 हार्मोन निकलते हैं। जो हमारी पीयूष ग्रंथि है कुल कितने हार्मोन इससे निकलते हैं, कुल 13 हार्मोन निकलते हैं। और ये जो पीयूष ग्रंथि है कहाँ पर पाई जाती है बच्चों, ये हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। ये क्या होता है, इसको कहते हैं मास्टर ग्रंथि। क्या बोलते हैं बच्चों, मास्टर ग्रंथि। ये क्या होता है, मास्टर ग्रंथि। इसे मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं, क्योंकि जो है ये हमारे मस्तिष्क का मेन हिस्सा होता है। मतलब अगर ये इसका स्राव ना हो अगर, तो आप जो है आपका दिमाग जो है डिसबैलेंस हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। जो मतलब समझ लो कि पूरे दिमाग का जो काम होता है वो इसी हार्मोन की वजह से काम करता है दिमाग, ठीक है। और इसका जो आकार है वो किस आकार का होता है, मटर का दाना जो है उसके आकार का ये होता है। इसे हम क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि कहते हैं। आपसे यहाँ से भी सवाल कई बार पूछ लिया जाता है बच्चों। आपसे पूछा जा सकता है कि मास्टर ग्रंथि कहाँ पर पाई जाती है, तो आप क्या कहेंगे, हमारी मस्तिष्क में पाई जाती है। पूछ लिया जाए अगर कि जो मास्टर ग्रंथि है किस प्रकार की ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि है कि बाह्यस्रावी ग्रंथि है, तब आप वहाँ पर आंसर क्या करेंगे, ये क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथि है। मतलब क्या है इसका, इसमें नलिका नहीं होती है और ये अपना जो स्रावण है हार्मोन का वो सीधे कहाँ करती है, रक्त में करती है। कुल इससे 13 हार्मोन निकलते हैं। अब ये जो पीयूष ग्रंथि है इससे कुल कितने हार्मोन निकलते हैं बच्चों, कुल 13 हार्मोन निकलते हैं। अब इन 13 में से 2 हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट तो सारे हैं लेकिन हमारे एग्ज़ाम के लिए जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो 2 हैं। एक है ऑक्सीटोसिन और एक क्या है, प्रोलैक्टिन। अब आपसे जो है ये पूछ लिया जा सकता है कि जब कोई एक औरत है वो माँ बनती है, प्रसव के समय कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, आपसे ये पूछा जाता है। तो आप क्या आंसर करेंगे बच्चों, ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन प्रसव के समय है स्रावित होता है। माँ बनने के बाद दुग्ध बनने में सहायक कौन सा हार्मोन होता है, तब आप वहाँ पे आंसर क्या करेंगे बच्चों, प्रोलैक्टिन नाम का हार्मोन होता है। अब ये सवाल है, ये आपसे ऊपर पेपर में भी जैसे अप लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं, जैसे सरकारी एग्ज़ाम जहाँ पे होते हैं, जैसे IAS PCS या फिर और सारे एग्ज़ाम SSC वगैरह, रेलवे वगैरह में, तो वहाँ पर भी इस सवाल पूछ लिया जाता है कि जो दुग्ध है उसका जो बनने की प्रक्रिया है, या फिर माँ बनने के बाद जो दुग्ध बनने की प्रक्रिया होती है वो किस हार्मोन के स्रावण से होती है। तो आप क्या कहेंगे बच्चों, प्रोलैक्टिन नाम का हार्मोन। चलो दूसरा पढ़ते हैं, क्या है, थायराइड। अब ये जो थायराइड ग्रंथि है ये क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथि है। इससे जो हार्मोन निकलता है बहुत आसान है याद करना, थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन। कौन सा हार्मोन है, थायरॉक्सिन हार्मोन। इसके बारे में डिटेल स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए थायराइड से कौन सा हार्मोन निकलता है, थायरॉक्सिन। अब तीसरे पे आ जाओ, ये क्या है, पैराथायराइड। पैराथायराइड हार्मोन से पैराथायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है बच्चों, पैराथार्मोन हार्मोन जो है वो निकलता है। आसान है याद करना, कुछ भी नहीं है, जैसा नाम है इस ग्रंथि का वैसे ही हार्मोन का नाम है, तो दोनों सेम टू सेम है, तो आप अच्छे से इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। चलो चौथा देखते हैं, अधिवृक्क। अब ये जो अधिवृक्क है ये क्या है, कार्टिसोन। इससे 2 हार्मोन स्रावित होते हैं, एक होता है कार्टिसोन, एक होता है एड्रीनलिन। आपके शरीर में क्या होगा, भूख लगना आपको कम हो जाएगी। अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि भूख जब कम लगती है तो ये किस हार्मोन के डिसबैलेंस की वजह से होता है, तो आप क्या रखेंगे आंसर वहाँ पे, कार्टिसोन नाम का हार्मोन। लेकिन ये है हमें क्या पढ़ना है, एड्रीनलिन। अब ये क्या होता है, जैसे कभी देखा होगा आपने कुछ लोगों की जो आँखों की पुतली होती है वो थोड़ा सा उभरी हुई होती है, बाहर की तरफ निकली हुई होती है ना, देखा है, किसी को नोटिस किया है।
तो ऐसा इसलिए होता है जब ये क्या होता है, इसका स्रावन अधिक हो जाता है, एड्रेनलिन नाम के हार्मोन जब अधिक स्रावित हो जाता है तो क्या होता है, शरीर जो आँख की पुतली है वो थोड़ा सा बाहर उभरी हुई निकली हुई दिखाई देती है। अब अगर किसी के देखना तो तुरंत याद कर लेना कि किस हार्मोन की वजह से ऐसा होता है। चलो अगला देखो अग्नाशय। इससे क्या होता है, इंसुलिन नाम का हार्मोन निकलता है। कौन सा हार्मोन निकल रहा है बच्चों, इंसुलिन नाम का हार्मोन। अब ये जो इंसुलिन नाम का हार्मोन है, इसकी जब डिफिशियंसी हो जाती है तो क्या होता है, इसकी कमी के कारण मधुमेह रोग हो जाता है। कौन सा रोग होता है बच्चों, मधुमेह रोग हो जाता है। समझ में आ रहा है ना। चलो अगला देखो, पीनियल ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है, मेलाटोनिन नाम का हार्मोन निकलता है। एक हार्मोन है, अच्छा चलो मैं आपसे पूछ रही हूँ फिर आपको बताती हूँ, ठीक है। कई बार आपने कुछ औरतों को देखा होगा जिनके दाढ़ी मूंछ हो जाती है, होती है ना, तो किस हार्मोन की वजह से होती है, तो वहाँ पर ध्यान रखिएगा। एक हार्मोन आता है जिसका नाम है कार्टिकोस्टेरोन। क्या आता है, कार्टिकोस्टेरोन। ये जो हार्मोन है इसकी वजह से जब क्या हो जाएगा, इसका अधिक स्रावन हो जाता है तो क्या होता है, स्त्रियों में, महिलाओं में दाढ़ी मूंछ निकल आती है। तो कई जो है, अब आपको याद होना चाहिए, याद रहेगा, ध्यान रखिएगा कि किस हार्मोन की वजह से औरतों में दाढ़ी मूंछ निकल आती है। तो ये भी सवाल पूछ लिया जाता है आपसे कि बताइए किस, और हाँ ये निकलती किससे है, तो ये अग्नाशय जो अधिवक्र ग्रंथि है उसी से ये इसका स्रावन होता है, जो कि क्या है, एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। आपने हमने पढ़ा ही है। चलो ये हो गया इम्पोर्टेंट जो कि हमने पढ़ा, जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ उससे निकलने वाले हार्मोन्स इम्पोर्टेंट जो थे। अब हमें क्या पढ़ना है, जंतुओं में, इसी में अगली हेडिंग डाल दीजिएगा, जंतुओं में तंत्रिका समन्वय। अब तंत्रिका समन्वय क्या होता है, हमने चैप्टर पढ़ रहे थे जंतुओं, पादप और जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय, तो हमें क्या पढ़ना है, जंतुओं में तंत्रिका समन्वय। अब ये क्या होता है, देखो बच्चों, हमारा जो ऐसा शरीर होता है, हमारे शरीर के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, हमारे वातावरण में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, तो दोनों के बीच में हमारा जो शरीर है उसके अंदर कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो क्या करते हैं, दोनों को बैलेंस करने का काम करते हैं। जैसे आपको मैंने एक शॉर्ट वीडियो शेयर किया था, जैसे मैंने आपको अलग अलग मुद्राओं के बारे में बताया। जैसे अगर हम बातचीत आराम से नॉर्मली अगर बात कर रहे हैं, या तो हमारी उंगलियां ऐसे हो सकती हैं, या तो हम ऐसे उंगलियों को करके रखते हैं, तो हमारी आदत होती है। और वेदों में जो है कई मुद्राएं दे रखी हैं जो क्या करता है, हमारे जैसे हमारे शरीर में क्या होता है, जो एनर्जी है वो जो है प्रोड्यूस होती है, तो हम अगर उंगलियों को एक दूसरे से ज्वाइंट करके रखते हैं या फिर कोई भी स्टाइल बना के रखते हैं, तो क्या होता है, वो हमारे जो एनर्जी है वो नीचे बाहर ना जा करके वापस हमारे माइंड तक चली जाती है, जो कि क्या होता है, हमारे दिमाग को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव और बहुत ज़्यादा हेल्थी बनाता है। तो इसीलिए क्या होता है, ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो क्या करते हैं, दोनों को बैलेंस करने का काम करती है, अंदर और बाह्य दोनों वातावरण को बैलेंस करती हैं। तो चलिए डेफिनेशन समझ लेते हैं क्या है। जीवों में बाह्य व भीतरी वातावरण के बीच नियंत्रण तथा सामान्य स्थिति को बनाए रखने के लिए क्या होता है, बनाए रखने की प्रतिक्रिया क्या होती है बच्चों, समन्वय कहलाती है। क्या है समन्वय का मतलब, जीवों के अंदर बाह्य और भीतरी वातावरण के बीच जो बैलेंस है उसको बनाए रखने की, जो सामान्य स्थिति को बनाए रखना जो है, उसकी जो प्रतिक्रिया है वही क्या कहलाती है बच्चों, समन्वय कहलाती है। अब जीव कितने प्रकार के होते हैं, मतलब अगर हम देखें कोशिका के हिसाब से, तो एक तो होते हैं एक कोशिकीय, क्या होते हैं बच्चों, एक कोशिकीय, और होते हैं बहुकोशिकीय। अब एक कोशिकीय जीवों में देखो, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय जीवों में नियंत्रण और समन्वय के लिए किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है, इनके जो कोशिकांग हैं वो खुद ही समन्वय कर लेते हैं। लेकिन जो है, और इसमें करने के लिए दो चीज़ें होती हैं इनके अंदर, ये दो तरीक़ों से अपना जो समन्वय है वो करते हैं। पहला तरीका क्या है, स्वीकारात्मक, और दूसरा है नकारात्मक। क्या है बच्चों, नकारात्मक, ठीक है। इसका डेफिनेशन हमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बस इतना ध्यान रखिएगा आप लोग। तो एक कोशिका, अगर आपसे पूछा जाए कि क्या जो है ऐसे कौन से जीव हैं जो खुद स्वयं ही समन्वय और नियंत्रण कर लेते हैं, उनको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, तो आंसर क्या बनेगा, एक कोशिकीय जीव। एग्जाम्पल लिखिए इसका, अमीबा। उदाहरण में नीचे लिख लीजिए एग्जाम्पल में अमीबा। लेकिन अब बात आती है बहुकोशिकीय जीवों की, तो इनमें नियंत्रण और समन्वय कैसे होता है वो हम पढ़ेंगे, लेकिन अगले वीडियो में, ठीक है। तो वीडियो को आप लोग ज़रूर शेयर किया करें अपने सभी दोस्तों के साथ, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो दिक्कत होगी आपको भी और मुझे भी, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा स्टोरेज नहीं होता है। तो थोड़ा थोड़ा ही पढ़ेंगे, लेकिन सारा कुछ पढ़ेंगे हम। मिलेंगे अगले वीडियो में, जिसमें हम जो है अगला इसका आगे का जो बहुकोशिकीय है वो पढ़ेंगे बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो को आप ज़रूर शेयर करें। बाय बाय।